हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है लाइट में। तो ऐसा रीजन ये है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है। इस कारण उसमें क्या होता है, लाइट बेंड कर जाती है। इसी घटना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिलहाल आप यहां पर देखिए, पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को मैं लिख दे रहा हूं। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स ऑब्लिकली, मतलब तिरछी तरह, ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू another ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्लियर है? यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट को ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ये तो समझ में आ गया कि और माध्यम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि लाइट इंटर कर सके। जब लाइट इंटर नहीं करेगा, यानी कि अगर आप सरफेस को स्मूथ बना दोगे या फिर आप फुल्ली पॉलिश कर दोगे तो वहां पर तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, वहां पर तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, आपका जो मीडियम होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्लियर है? ओके। अब आता है इसका कुछ एग्जांपल, जैसे कि जो स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है वो अपीयर थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, अपीयर हाइयर। जब कभी भी स्विमिंग पूल में आप देखिए तो उसका जो निचली वाला तल तल होता है वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जब पेंसिल को हम वाटर में इमर्ज करते हैं तो होगा क्या कि पेंसिल थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, या उसकी जो एक्चुअली जो उसकी वास्तविक गहराई है उससे थोड़ी ऊंची दिखाई देगी। ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल या स्टार का ट्विंकलिंग करना, ये सारे डिस्कशन हम करेंगे, वो एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ डेफिनेशन को पढ़ने के बाद छोड़ते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जो आपका पहला लॉ है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ही है, बशर्ते वहां पर आपने रिफ्रैक्शन जोड़ा था, यहाँ वहां रिफ्लेक्शन जोड़ा था, आप यहां पर रिफ्रैक्शन जोड़ोगे। यानी कह सकते हो कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, जबकि वहां पर आपने कहा था परावर्तित किरण। ठीक है ना। यानी यहाँ एक फिगर बना देता हूं, थोड़ा आपको बेटर समझ में आएगा। ये आपका कोई रेज है जो इंसिडेंट करता है। चलिए मैंने यहाँ पर वाटर को कर दिया है, ये मीडियम आपका वाटर है, इसका नाम है N1, इसका नाम है N2, ये आपका एयर था। ठीक है, ये वाटर है। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या होगा कि ये आपका मीडियम, इसको बोलते हैं रेयर मीडियम। अब रेयर क्या होता है, डेंस क्या होता है, इसी समय के लिए कर लेते हैं। डेंस का मतलब होता है जिसके मॉलिक्यूल पास पास हो, जैसे आपका सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया। और रेयर मीडियम का मतलब होता है जिनके मॉलिक्यूल दूर दूर हो, जिनके एटम दूर दूर हो, फ्री हो थोड़ा। ठीक है ना, उसको रेयर मीडियम बोला जाता है। जैसे आपका एयर हो गया, वेपर हो गया, यहाँ पर वाटर, सॉलिड कोई भी ले लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं, जैसे यहाँ वाटर में लिया हूं, समझ पा रहे हो। तो यहाँ क्या होता है कि रेयर मीडियम से जब लाइट डेंस में, यानी इसको बोलते हैं विरल, इसको बोलते हैं सघन, तो जब विरल से सघन में इंटर करती है तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। सघन है ना, मतलब अभिलंब की ओर झुकना। ठीक है ना। अभी आप ऐसे याद रखो कि अभी मैं बताता हूं कि झुकता क्यों है। इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल आई, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल आर। वहां पर आपने इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बोला था, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल। तो और इसे इंसिडेंस पॉइंट बोलते हैं। तो पहला ला तो कॉमन है, पहला ला आप बोलते हो कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो नॉर्मल खींचा गया है विलंब, वो तीनों एक ही तल में है। लिख दे सकते हैं पहला ला। फर्स्ट वन है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
incidence all lie in the same plane। मतलब आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होगा और आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा ला है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन दोनों का रेशियो लिया जाए तो वो एक कांस्टेंट होता है, यानी कि रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल में भी कांस्टेंट, ठीक है ना, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अब इसे बोला जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी इसको हम बोलते हैं 1 and 2, ठीक है। ये कांस्टेंट है जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या चीज, आगे बताता हूं। तो इसको बोला जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, या इसी फार्मूले को n2/n1 भी कहा जाता है। n2/n1 के ही इक्वल ही होता है, ठीक है ना। अब यहां से आपको मैं क्लियर करूंगा कि यहाँ तो ये नॉर्मल की तरफ क्या हुआ, तो देखो ये लाइट रे आ रही थी, इंसिडेंट रे था, इसको IR बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, देखो ये रेज आया है नॉर्मल की तरफ झुक गया, इसका रीजन क्या है। तो रीजन को समझने का आसान तरीका है कि देखिए जो आपका एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है कंपेयर टू वाटर के, यानी कि यहां पर मैं ये लिख सकता हूं N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपका जो एयर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 समथिंग करके होता है, मतलब कंपेयर टू वाटर कम होता है। तो इसीलिए यहाँ पर N2 इज लेस ग्रेटर देन N1। तो जब इसको हम इस वाली चीज को नीचे लाएंगे तो N2 और बाई N1, और अब ये ग्रेटर है तो इसको घुमा दीजिए 1, ये तो अरे भाई ये तो ग्रेटर लगा हुआ है N2/N1 के साथ, N2/N1 को मैं नीचे करा, यहाँ 1 है, इसको लगा दिया। अब बस यही चीज, अब ये बताओ N2/N1 जो है वो 1 से बड़ा है, तो बस यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर भी N2/N1 को ग्रेटर देन 1 लिखना होगा, क्योंकि sin I बाई sin R के बराबर है। तो हम यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं कि sin I बाई sin R आल्सो ग्रेटर देन 1, समझ रहे हो, ये भी 1 से बड़ा होगा, आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, देखिएगा sin I बाई sin R ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर क्या हुआ, sin I इज ग्रेटर देन sin R हो गया। इसका मतलब कि इंसिडेंट एंगल बड़ा होगा रिफ्रैक्टेड एंगल के, यही तो बता रहा है। तो ये आप देख भी सकते हो प्रैक्टिकली कि यहाँ पर ये वाला एंगल ज्यादा बड़ा है क्योंकि ये अभिलंब की तरफ झुक गया, तो ये एंगल छोटा हो गया, तो आप इसको देख सकते हो। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, ओके। तो स्टूडेंट फिगर में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, ये आपका नॉर्मल और यहाँ है इंसिडेंट रे, ठीक है ना, और अब की बार यहाँ वाटर हो गया, पिछली बार वाटर हमने नीचे लिया था, ठीक है ना, ये वाटर आपका मीडियम N1 हो गया और ये एयर है जो मीडियम आपका N2 हो गया, ओके। अब ये लाइट क्या होगी, अभिलंब से, क्योंकि सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये एंगल R है, ये एंगल I है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे इसको प्रूव करोगे, जैसे मैंने पिछला दिखाया कि sin I जो है वो ग्रेटर देन sin R होगा, तो उस केस में ये वाला एंगल बड़ा था और ये वाला एंगल छोटा था, तो इसको झुकना पड़ा। अब यहाँ पर क्या होगा, बाई स्नेल लॉ, स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो आपका sin I बाई sin R है उसको स्नेल लॉ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में स्नेल लॉ पूछता है तो आप उसको समझ लीजिएगा, sin I बाई sin R इक्वल टू 1n2 है, और 1n2 को N2/N1 भी लिखा जाता है। बस इतना आपने ऐड कर दिया, अब आपको क्या करना है, यही देखना है। अब ये N1 यहाँ पर क्या है, ग्रेटर है, और N2 क्या है, लेस है, क्योंकि भाई आप देख रहे हो वाटर तो ऊपर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो अभी मैं जस्ट इसको बताने के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ही आ रहा हूं, और काफी ज्यादा मजा आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने में। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि ये इसको नीचे ले जाएंगे तो 1 इज ग्रेटर देन N2/N1, इसका मतलब कि भाई यहाँ पर देख रहे हो कि N2/N1 छोटा है 1 से, तो बस कुछ नहीं, ये sin I बाई sin R भी 1 से छोटा होगा, नहीं होगा छोटा, बस आप एक काम करो, sin I बाई sin R इज लेस देन 1,
साइन आई इज लेस देन साइन आर, इसका मतलब कि आर वाला एंगल बड़ा है, और जब आर वाला एंगल बड़ा है तो बस इसलिए यहाँ अभिलंब से दूर हट गया। क्वेश्चन सिंपल है ना। तो आपको ये क्लियरिटी आ गई होगी कि आई वाला एंगल छोटा है, आर वाला एंगल बड़ा है, इससे दिख रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आपका ये दोनों चीज फाइनल होने के बाद हम बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिस्कशन करेंगे, कम से कम 5 मिनट, ठीक है ना। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट क्या होता है, इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, जिसके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि उस पर्टिकुलर मीडियम में, ये निर्धारित करते हैं कि उस मीडियम में इस लाइट की स्पीड क्या होगी, ये निर्धारित होता है। किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी जिसके द्वारा ये निर्धारित होता है कि प्रकाश की चाल उस माध्यम में क्या होगी, बस इतना ही लिखना है। तो यहां लिख सकते हैं the extent to which light bends when moving from one transparent medium to another ट्रांसपेरेंट मीडियम। बस एक्सटेंट का मतलब होता है सीमा, कि मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट कितनी क्या होगी, झुक जाएगी, कितनी बेंड हो जाएगी, ये बताता है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बोलते हैं, एल से डिफाइन करते हैं, एल से लिखते हैं। और साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो 1n2 के बराबर होता है, उसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। साथ में एक डिफिनेशन यहाँ और ऐड कर सकते हो कि ये आपका स्पीड में के रूप में भी लिख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2। बस ये आपका हो गया कि आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, एक बात और, इसको वेवलेंथ के रूप में लिख सकते हो कि वेवलेंथ इन मीडियम 1, वेवलेंथ इन मीडियम 2। इसको n2 भाई n1 भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो आप अपने तरीके से लिख सकते हो आप ब्लास्ट इन मीडियम 1, ब्लास्ट इन मीडियम बी, ठीक है ना। तो ये इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम किस पर डिपेंड करता है, तो ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है कि मीडियम की प्रकृति किस प्रकार है, ठीक है ना। साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कलर और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। एक ही मीडियम के लिए डिफरेंट कलर अगर हो, डिफरेंट कलर लिया जाए, तब भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। और सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो आपका बैगनी कलर का होता है, सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स BIBGYOR, ऐसे याद रखना, सबसे मोर और यहाँ लेस कर दीजिए, ये आपके लिए आसान होगा याद करना, ठीक है ना। सबसे कम इसके लिए और सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए होता है। और साथ में एक बात और, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है। क्यों? तो क्वेश्चन अच्छा है, तो इसको समझते हैं क्या रीजन है। तो स्टूडेंट, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी मीडियम का, तो मान लेते हैं कोई भी आपका लिक्विड है तो वो लेस डेंस हो जाएगा। मान लेते हैं कोई मीडियम है वो काफी डेंस है, तो जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी जो सघन था अब वो विरल होता जाएगा, यानी वो लेस डेंस होगा। और जो उसकी विस्कस होगी यानी श्यानता वो भी कम होती जाएगी, यानी लेस विस्कस। तो व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर द मीडियम इज लेस विस्कस लेस डेंस। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाता है, घट जाता है। बस यही रीजन है कि जो रेशियो होगा वो कम आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है ना। अब ऐसा रीजन क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, अब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब हम मान लेते हैं अगर आपको फार्मूला लिखना हो ANG बराबर, तो चलिए बताइए कि स्पीड ऑफ, इसको कैसे लिखेंगे, तो आप इस फार्मूले के बाद लिख दोगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर। अब कौन सा मीडियम, यहां मीडियम ना लिख कर लिख देंगे एयर मीडियम, और डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट
इन ग्लास। तो आपके लिए कितना आसान है फार्मूला बनाना। अब देखो आपको पूछा जाए कि भाई अभी मैंने बोला टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। तो क्लियर है कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड जो होगा भाई, लाइट की स्पीड बढ़ नहीं जाएगी उस पार्टिकुलर मीडियम में, क्योंकि वो लेस डेंस हो गया, लेस विस्कस हो गया। तो इस कारण क्या होता है, जो रेशियो होगा वो कम आएगा, तो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी क्या आएगा, लेस आएगा। तो इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कलर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ कहानी हो गई हमको। अब